नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टोरी वाला में। आज हमारे साथ हैं हमारे एक मित्र हैं और ये मित्र के साथ बहुत ही युवा नेता हैं जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुके हैं और इनके जीवन का ध्येय है गरीबों की मदद करना। गरीबों के बहुत बड़े हितैषी हैं। तो इनका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ और बातचीत करूँगा देश के बहुत सारे मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले अभिषेक जी, स्वागत है हमारे चैनल द स्टोरी वाला में। और बहुत बहुत धन्यवाद। द स्टोरी वाला न्यूज़ में आपने हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं। और रहा सवाल कि मैं आपका मेहनत से बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेता हूं और इसका एक रीज़न है कि आप आज से मैं देख रहा हूं कि पिछले 3-4 महीने से लगातार बाहर भी रहे आप और घर से भी लगातार वीडियो अपडेट करते रहते हैं। और जहाँ पे मुद्दा की बात आती है, जैसे अभी हाल ही में मैं एक न्यूज़ देखा, गोरखपुर का एक बहुत तगड़ा मुद्दा था जिसको आपने रखा लोगों के सामने। तो इसके लिए मैं आपको हृदय के अनंत गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे ही तेज़ तरार एक समाज में मीडिया चाहिए जो समाज की बेबाक तरह से समाज की मुद्दाओं को रख सके, बेबाक अंदाज में रख सके। और निष्पक्ष पत्रकारिता में अगर देखा जाए तो राहुल यादव जो नाम है एक ब्रांड बन चुका है। तो सबसे पहले तारीफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी। सबसे पहले मैं सवाल शुरू करूंगा। देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, 2024 के लोकसभा चुनाव हुए और तीसरी बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने। तो आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि देश में कैसे बदलाव हो सकता है और मोदी जी के तीसरी बार आने से देश में कितने बड़े बदलाव हो सकते हैं? देखिए, मोदी जी का सबसे बड़ा चीज़ ये है कि मोदी जी का आना ही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति ने हमें लग रहा है कि जो क्रांति किया है, जो भारतीय जनता पार्टी उभर के एक बहुत बड़ा पार्टी बनी और बहुत बड़ा जलसैलाब साथ में था, कहने की बातें नहीं है। जो विपक्ष के दल थे, सारे गठबंधन कई पार्टियों को मिला के आज उनके टक्कर का वो टक्कर नहीं दे पा रही है। उनके टक्कर का कोई पार्टी ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी हमारी इस समय है, उस टक्कर की कोई पार्टी भी नहीं है। पार्टी से याद आए कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भाजपा को 300 से ऊपर सीट मिला था और इस बार 240 से 43 के करीब अटक गई थी। तो इस तरह से आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं भाजपा इस बार चुनाव में थोड़ा पीछे रह गई, क्योंकि 60-70 सीटें कम आई हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ जो जिसको मान लीजिए पहले टिकट दिया गया, जो मान लीजिए पहले टिकट लेके आए, कहीं ना कहीं जनता के बीच में वो सही ढंग से उतर नहीं पाए। और इसका रीज़न ये है कि आज जो हम देख रहे हैं, जो खुमियाजा हमारी भारतीय जनता पार्टी भोगी है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो भी प्रतिनिधि हैं भाजपा के, वो क्षेत्र में जितना ज़्यादा रहेंगे, लोगों के बीच जितना ज़्यादा रहेंगे, उतनी ही मजबूत पार्टी होगी। और रहा सवाल कि कुछ नेता ऐसे भी हैं टिकट पाने के बाद से उनको न जनता से मतलब है, न जनता के कोई समस्याओं से मतलब है। भाजपा के नेता, हाँ, कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे भी नेता। तो पार्टी टिकट क्यों दे देती है? पैसा होने की वजह से? ऐसी बात नहीं है। जब उनको टिकट लेना होता है तो दिखावा करते, भाई इतना जानते हैं। पार्टी सर्वे भी करती, परफेक्ट आता है, लेकिन टिकट पाने के बाद से कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो जाते हैं इस मामलात में। मैंने कई जगह की उदाहरण मैंने दे सकता हूँ। मान लीजिए आपको मैं अयोध्या का दे सकता हूँ। कहीं ना कहीं अभी मैं अयोध्या पे आता हूँ। पहले मैं यूपी की बात करूं कि हर दूसरी सीट भाजपा हार गई। हर दूसरी सीट देखा जाए तो भाजपा हार गई। इतनी शर्मनाक देखा जाए, पिछली बार अच्छा खासा सीट था, लगभग 62-65 के करीब सीट था और इस समय जो सीट है सिमट गया है, इतना कम सीट था। आखिर इतनी क्या वजह क्या रही कि यूपी में हर दूसरी सीट भाजपा हार गई? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक युवाओं के बीच में खुन्नस था। मैंने ये युवाओं के बीच में मैंने बहुत सारे युवाओं के बीच बैठा भी, मैं उनसे से बात हुआ। और पहली बात तो युवाओं के बीच जो खुन्नस था, रोजगार और शिक्षा का व्यवस्था को लेके कहीं ना कहीं युवा एक तरह से नाराज़ था। और दूसरी तरफ से देखा जाए कि यहाँ जात पात का समीकरण तेज कर दिया गया। यहाँ कैंडिडेट जात पात पे वोट दे रही है, इसके वजह से भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नाकामयाबी झेलना पड़ा है। इतने जात पात पे भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी तगड़ा अगर कोई मुद्दा था तो रोजगार और शिक्षा को लेके युवाओं के बीच में इस बात का खुन्नस था। आपका जो कहना है कि रोजगार और शिक्षा में जो है भाजपा पिछड़ गई पिछले 5 सालों में, जिसका खामियाजा उसको इस बार इलेक्शन में भुगतना पड़ा है। चलिए ठीक है, ये मान लेते हैं। पर अभी अयोध्या में जो सीट हारी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या में सीट हार जाएगी भाजपा, और वहाँ पे सीट हार गई। उसके बाद से देश के बहुत सारे जो लोग थे, जाहिर सी बात है भाजपा के सपोर्टर्स होंगे, उन्होंने अयोध्या के लोगों को ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भर भर के गालियाँ देना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि वो असली राम भक्त नहीं है, सब गद्दार हैं।
इसमें आप क्या ईमानदारी से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उसमें एक ही चीज़ समझ सकता हूँ। देखिए, ये बहुत ऊपर लेवल की बातें हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अयोध्या के बगल अगल के जो विधानसभाएं हैं, मैं अयोध्या को छोड़ के बात करता हूँ कि हमारी पार्टी सिर्फ अयोध्या जी में ही रह गई। कहीं कहीं ना देखा जाए अगल बगल के लोगों के अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चले, जो यहाँ कार्यकर्ता हैं सही रिपोर्टिंग नहीं दे पाए कि यहाँ की समस्या क्या है। सबसे मुख्य चीज़ होता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी का छोटा मोटा जो कार्यकर्ता बोला जाता है, जिसको गांव का बूथ अध्यक्ष कह दीजिए, गांव का सेक्टर प्रभारी कह लीजिए, जितने भी ये रहते हैं, इनका योगदान कहीं ना कहीं सरकार को बनाने में बहुत बड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा, और ये लोग कहीं ना कहीं सुचारू रूप से पार्टी में सही से काम नहीं किए हैं, और या तो रिपोर्ट सही नहीं किए हैं, ताकि अगर हमारी पार्टी को कुछ कमियां लगती तो हमारी पार्टी उस पर काम की होती। कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी वहाँ पर निष्क्रिय रहे हैं काम करने में। जैसे कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो एक मुद्दे पे लड़ती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो भाजपा थी या भाजपा के जो सदस्य थे जिन्होंने चुनाव लड़ा, तो कहीं ना कहीं वो सारे मुद्दे जो भाजपा ने अच्छे काम किए होंगे, लोगों के बीच वो न गिनाते हुए हर जगह वो मंदिर को सामने ला दे रहे थे कि देखो मंदिर बन गया है, अब आपको वोट देना है। इस बात से आप वाकिफ रखते हैं? जी, थोड़ा भी। सबसे बड़ी बात तो वहाँ से आपको पता 400 साढ़े 400 साल से वहाँ की मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा थी कि फिर भी अगर हम पूरे देश से अगर एक ही मुद्दे पे वोट मांगें कि देखिए राम मंदिर बन गया है, अब आप हमको वोट दीजिए, ये कितना सही था? सर, वो देश के लिए बात नहीं था, वो हमारे कहीं ना कहीं एक भावनाओं से जुड़ा हुआ था। वहाँ एक ऐतिहासिक चीज़ था। मान लीजिए राम भक्त, कितने राम भक्त मारे गए, कितने राम भक्तों को एक आती सरकार और सरकार ने गोली चलवाई। क्या वो आपको लग रहा है कि ये छोटा मुद्दा था? ये छोटा मुद्दा में नहीं रहा। जैसे मुद्दा बहुत बड़ा था, लेकिन उस मुद्दे पे लोगों की भावनाओं से खेल के वोट मांगना, मैं कह रहा हूँ, आप रोजगार और शिक्षा और जो सही चीज़ है उस पर वोट नहीं मांगे। आपने बस सिर्फ ये कहा कि हम मंदिर बनवा दिए हैं, अब आप वोट दीजिए। हर भाषण में इसी चीज़ को दोहराया जाएगा, तो कितना सही है ये मैं पूछ रहा हूँ। एक चीज़ ये भी है, इसके पहले कोई जज कलेक्टर नहीं था। रोजगार की अगर बात करें तो इससे पहले सारे लोग जज कलेक्टर नहीं थे। बिल्कुल, रोजगार नहीं था, इसके पहले भी नहीं था। हाँ, अब रहा सरकार जब आई है, धीरे धीरे हर व्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है। आपको बता रहे हैं सबसे ज़्यादा टॉय बेबी की जो खेलने वाली चीज़ है, तो इस समय इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है पूरे देश में। कोई कहने की बात नहीं, आपको बता रहे हैं हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम जोर से शोर से हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि लड़का पैदा हुआ और 10 महीने में वो पापा कहने लगे, सब कुछ उसको जानकारी 10 साल में सब कुछ जानकारी हो जाए, वो IAS PCS टॉपर कर ले। ऐसा नहीं होता है। मैं यूपी की ही बात करूंगा। पिछले 5-6 सालों में जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट के, यूपी गवर्नमेंट के पेपर हुए हैं, मोस्टली पेपर या तो लीक हुए हैं या फिर एग्जाम होने के बाद से, रिजल्ट आने के बाद से पता चला है कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बहुत सारे, अभी कल का पेपर 2 दिन पहले पेपर हुआ, नेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, नेट के एग्जाम भी लीक हो गए। नीट का एग्जाम जो देश का होता है, जहाँ से बच्चे पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, MBBS करते हैं, वो पेपर तक लीक हो गया। इस तरह के मामले चल रहे हैं। तो इस पे आपको क्या, आपको नहीं लगता कि ये सारे मुद्दे हैं? मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं हमारी सरकार को गिराने के लिए सब साजिशें चल रही है। साजिशें चल रही हैं। हाँ, मैं बता, बहुत साफी बातें हैं कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सरकार को गिराने के लिए विपक्ष कोई भी ऐसी चीज़ है जो छोड़ नहीं रही है। और ये सारे जो करता धरता हैं, ये देश के नहीं हो सकते ना, ये देश के लिए उनका मतलब पेपर लीक होने में सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि इसको कैसे रोका जाए। मैं बता रहा हूँ, उन पे अगर जो पकड़े जा रहे हैं, उन पे सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। चाहे वो कोई लीक होने से पहले ही क्यों नहीं पकड़ लिया जाता है? फिर लीक हो ही क्यों रहा है? इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है देश में, उसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। रावण के घर लड़के, मैं कह रहा हूँ, रावण के घर में भी भविष्य मिला था। ध्यान दीजिएगा, रावण के घर में ही भविष्य था। अगर सब कुछ व्यवस्था इतना बढ़िया हुआ तो आप बताइए 26 सिगारी के हमले में कसाब आके कैसे हमला कर देता है? ये तो आतंकी, देखिए आतंकी, बिल्कुल ये गलत था। देश सरकार की फेलियर थी, सरकार को जिम्मेदारी लेनी थी और लेनी भी चाहिए। हर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैं वही आ रहा हूँ सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप ये मानते हैं हमारे नौजवान कहीं ना कहीं असफल रहे, पकड़ नहीं पाए? नहीं, वो मजबूती से खड़े रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं अपराधी कभी बार, देखिए अपराधी जितना बार आता है भेष बदल के आता है, और अपराधी को पकड़ने में ऐसा थोड़ी ना बात है हर बार कि हम सक्सेस होता है। कभी कभी चूक भी जाता है, कभी ऐसा होता है कि अपराधी को पकड़ने से पहले वो चूक जाता है। और ये बताइए, आप जितना दिमाग लगाते हैं उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा अपराधी लगाता है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि जैसे कि जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आतंकी हमले हुए, पेपर लीक हो रहा है, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? जरूर लेनी चाहिए, और सरकार इस पे सुचारू रूप से काम कर रही है। दोषारोपण करने से कितना बदलाव हो सकता है समाज में? बदलाव नहीं हो, लेकिन सरकार इस पे सुचारू रूप से, अभी भी जितने भी आपको पता होगा, ये दरोगा में जो अभी आपने घोटाला करा दिया, मैं भी कराऊंगा, आपने ये कराया, मैं भी कराऊंगा, आपके समय आतंकी हमला हुआ था, मेरे समय हो गया, तब भी पेपर लीक हुआ था, अभी पेपर लीक हो गया। इस तरह की चीजें कहाँ तक सही है? सही नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि घुसपैठिया का जो है ना, वो हमसे ज्यादा दिमाग लगाता है। और ध्यान दीजिए, वो कल का सोचता है,
और प्रेजेंट टाइम हम वहाँ डटे होते हैं। और रहा सवाल कि ये जो लीक होने की बात है, जो भी इसमें गतिविधियाँ रहेगा सरकार उनको माफ़ नहीं करेगी और उनको उचित से उचित सज़ा मिलेगी और दंडनीय कार्रवाई मिलेगी, उनके ऊपर होगा। ऐसा नहीं है आप आए दिन जो पेपर लीक हो पहले से ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि एक बार तो हुआ नहीं, 2 बार 3 बार लगातार हो गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को विशेष रूप से जब परीक्षा का प्रोग्राम बन रहा है, जब हमारा मैनेजमेंट तैयार हो रहा है, परीक्षा के लिए व्यवस्था सुदृढ़ किया जा रहा है, उसी समय इस चीज़ पर पहले फोकस करें कि हमको इससे कैसे बचना है। तो मैं कहूँगा अपने सरकार से, गवर्नमेंट से कहूँगा कि पेपर भी कोई कराने से पहले कि अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए कि पेपर लीक ना होने पाए। और रहा सवाल कि जहाँ सही है, एक बहुत ही अहम सवाल, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मैं पूछूंगा आपसे कि देश में सौहार्द कैसे बनाएं। पूरे देश में हर जगह हिंदू मुसलमान चल रहा है, ठीक है। इन सब के बीच में हम एक दूसरे को भाईचारे का जो बात होता है वो कैसे दे सकते हैं? देखिए आपने सवाल पूछा है और मैं इसका जवाब देने से पहले मुझे हंसी भी आ रहा है। आप ये बताइए, एक आदमी जो हाथ में तलवार लिए बैठा हुआ और पीछे छुपाया हुआ बोल रहा है कि आप मेरे भाई हो, और जब प्रेम आपके प्रति, उसके प्रति आपका गहरा होता है तो तुरंत आपको मौत के घाट उतार देता है। इस तरह का प्रेम क्या नाम दें? आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी वैष्णो माँ के स्थान पे जो बस से जा रहे थे और श्रद्धालु जो हिंदू थे वहाँ के, जो दर्शन करने जाते थे, उनके ऊपर आतंकवादी हमला होता है। और आप देख सकते हैं, देश का, मैं पाकिस्तान से एक क्रिकेटर था, बड़ा फेमस क्रिकेटर है, बॉलर है, मैंने उसको देखा था, ट्रेंड कर रहा था, उसने तक लगाया था। लेकिन मैं हिंदुस्तान में उस मुसलमानों को मैं देख रहा था कौन मुसलमान लगाया है कौन नहीं लगाया है। चूँकि मेरे फेसबुक पेज पे मैं बता दूं आपको, कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जाए जो उनके लिए भगवान से प्रार्थना किया हो कि ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और वो आए दिन तीसरे इजराइल और हमास का स्टेटस ट्रेंड में करता था कि हमास के साथ इंसाफ हो, अल्लाह इनके साथ इनको बरकत दे, अल्लाह इनको ताकत दे झेलने का। बताइए ना, इंडिया में रह के आप हमास जैसे लोगों का कर सकते हैं और इंडिया के लोगों के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको इस कह रहे हैं ये सब साला तो हो रहा है इनके साथ, बहुत अच्छा है। अच्छा, इंडिया के मुसलमान ऐसा कह रहे हैं? ऐसा ही मानना। आप ये बताइए, आप इंडिया में कोई दिक्कत होता है तो मुसलमानों के ऊपर कोई आपत्ति आ गई, कोई विपत्ति गिर गई, कोई कहीं भूकंप आ गया, तो क्या हम लोग कहते नहीं है? बताइए, जो 26 सिगारी का हमला हुआ उसमें सिर्फ हिंदू ही मारे गए थे, मुसलमान नहीं मारे गए थे। तो बताइए, हमारी नहीं उनके लिए आंसू बही? आप बताइए। लेकिन एक ऐसा धर्म है कि जहाँ पर ये हमारे एक हिंदू धर्म के लोग कुछ मारे जाते हैं, वहाँ पर एक मुसलमान व्यक्ति ने ये तक नहीं लगाया, फेसबुक पर ट्वीट तक नहीं कराया। मैं आपको किस नज़रिए से आप देखते हैं? कौन से आपके जो दोस्त थे उन्होंने नहीं लगाया? मेरे दोस्त मेरे फेसबुक पेज पर जो लोग मैं देखता था आए दिन उनका इजराइल और हमास पर ट्रेंड करते थे, हैशटैग करते थे, मैं उनको तक नहीं देखा। आप बताइए, हैशटैग करके लगाने वाले उनको तक मैं नहीं देखा कि उन्होंने एक बार भी कहा हो उनके लिए कुछ शब्द रहा। और आप छोड़िए हमसे, आप बताइए कि आप कितने दोस्त जानने वाले अगर कोई है तो कितने दोस्त? आप अपने मुंह से बोल दीजिए, सर मैं मान जाऊंगा। आप अपने मुंह से बोल दीजिए। मैं इसी बात पे आ रहा था कि आपने जैसे कहा कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नहीं लगाया जी। मेरे कई सारे दोस्त थे जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने लगाया, ठीक है जी, उन्होंने लगाया इस बात को। और मुझे ये बहुत रिकॉर्ड है, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। और ये एक तरह से किसी भी नागरिक के तौर पे हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम पोक करके पूछे भाई तू मुसलमान है तो तूने क्यों नहीं लगाया, ठीक है, तू मुसलमान है तूने क्यों नहीं लगाया। अब मैं इसी बात में मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए हमारी देश की जब बात है तो हमको एकत्रित दिखाई देना चाहिए ना? बिल्कुल एकत्रित दिखाने, जहाँ दूसरे देश की बात हो रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कुछ मुसलमानों की वजह से हम पूरे कौम देश में भी कम से कम 20-25 करोड़ मुसलमान हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ सर, कुछ मुसलमानों की बात मैं बहुत फैक्ट बात करना चाहता हूँ। आखिर मेरे भी अपने दोस्तों मुसलमान में कुछ रहे तो ना, इनका एक रीज़न है, जहाँ ये बाहुल्य हैं, जहाँ इनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ कोई भाईचारा नहीं चलेगा, वहाँ कोई दोस्ती नहीं चलेगा। आप घर के बगल में हैं तो आपका नुकसान पक्का होना है। अगर जहाँ संख्या जहाँ उनकी कम है वहाँ भाईचारा खूब बढ़ा के रखते हैं और अपने आप को खूब फड़ा, मतलब जहाँ मुसलमान कम है वहाँ भाईचारा बना कर रखेंगे। हाँ, ऐसा आपका कहना है? हाँ। ये इसका क्या उपाय है फिर? कैसे भाईचारा कैसे फैलेगा? हर इंसान अगर नफरत की बातें करता रहे। देखिए, पहली बात, हिंदू पहले, आप जानते हैं हिंदू का विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू सदैव ही दूसरे को अपना अतिथि माना है। आप एक बात ध्यान से दे लीजिएगा, हिंदू कभी किसी के भावनाओं पर रोज आघात नहीं करता है। हिंदू तो मैं एक बात इसी बात पे मैं करूंगा, जिस तरह से भर भर के अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? हिंदुओं ने ही बहुत गालियां दी अयोध्या के लोगों को जी। राम की नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है, और वहीं के लोगों को गंदी गंदी गालियां दी गई, गद्दार बोला गया। किसने दिया? हिंदुओं ने ही दिया ना। आपको खुद अपने ट्विटर देखा होगा कि वहाँ जाएंगे हम सामान नहीं खरीदेंगे, घर से सारा सामान लेके जाएंगे, इस तरह की चीज़ें देखी गई। देखिए, एक चीज़ कहता जाता है कि कुछ चीज़ें लाजमी होती है, कुछ लाजमी होती है, कुछ लाजमी भी नहीं होती है, कुछ लाजमी ज़रूरी होती है। देखिए, अभी भी जितने लोग ट्रेंड कर रहे थे अयोध्या के मामले में कुछ जानकारी नहीं था। मेरा साफ बात, क्योंकि उनकी देखिए दोषी वहाँ की जनता की अपनी मत है।
अपनी मत है, कभी हम वहाँ के जनता से हालांकि हमको भी ये था कि अयोध्या जी में हमने मंदिर बनवाया है, बहुत बड़ा कार्य किया है, कहीं ना कहीं हम एक चीज़ से वंचित। एक बात हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश में हर एक नागरिक का हक होता है किसी नेता को चुनने का, अपने नेता को चुनने का, और अगर अयोध्या वासियों ने अपने नेता को चुना है तो हमारा और आपका हक क्या है उन्हें गाली देने का? कोई हक नहीं। क्या हम स्वीकार नहीं कर सकते इस बात को? स्वीकार करते हैं ना इस बात को। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जीत और हार लगा रहता, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात पे कहा है, और हमारी पार्टी भी इस बात को, ऐसा नहीं है हमारी पार्टी कि बहुत सारे लोग एग्रेसिव मूड में देख, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सुदृढ़ रूप से सुचारू रूप से कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को समझते हैं, इसलिए समझते हैं कहीं कि अगर हमारी पार्टी हारी तो कुछ कमियां रही होगी, हम उसको और मजबूत बनाएंगे और अच्छा काम करेंगे, पार्टी के प्रति अपना अच्छा योगदान देंगे। अगर अयोध्या हार गए तो क्या हम अयोध्या जीत नहीं सकते हैं? जीत नहीं सकते हैं, हार गए तो जीत नहीं सकते हैं भाई। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो एक को हारना एक को जीतना है। सिंपल बात है कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई होगी, हम फिर अच्छे तरीके से काम करेंगे, सुदृढ़ तरीके से काम करेंगे, फिर वहाँ पर जीतेंगे, हम जनता के बीच में अपनी जगह बनाएंगे। और रहा सवाल कि मैं वहाँ के लोगों को गाली नहीं दे सकता हूँ, इसलिए नहीं दे सकता, उनका अपना मत है। 5 साल के लिए जिसको चुने हैं उससे अच्छा बुरा काम वो लेंगे, लाभ उसका वो लेंगे, तो इसमें जनता को हम गलत नहीं कह सकते। उनका अपना मत है, उनका अपना विचार है, और हमारा जो कर्म है, हमारी सरकार की जो कर्म है वो की, हमारा सरकार का कर्तव्य बनता था। सरकार ने एक वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है पूर्ण बहुमत से तो हम अयोध्या जी में राम मंदिर बनवाएंगे, जिसने सरकार ने अपने वादा का पूरा किया। अब वहाँ की जनता ने जिसको चुना है, न जाने किस वादे पर चुना है, अब वहाँ की जनता वादा पूरा करवाए। सिंपल बात है, हमारी भी सरकार वहाँ पर काम करेगी। अब देखते हैं किसकी सरकार सुचारू रूप से अच्छी काम करती है अयोध्या जी में। सिंपल बात है भैया, अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारी है तो जीत भी सकती है, हम अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को हमारे कुशीनगर जिला से वोट कम मिला, हर बार की अपेक्षा इस बार की वोट कम मिला, तो क्या हम हार मान जाएंगे? कहीं ना कहीं नहीं, हम और तगड़ा मेहनत करेंगे, हम और तगड़े अच्छे लोगों को जोड़ेंगे, उस यूथ को जोड़ेंगे, उस यूथ की समस्याओं को समझेंगे, उस गांव की समस्याओं को समझेंगे। अब यहाँ तो अपने इंडिया में एक समस्या चलती है, उसमें तो कोई बात नहीं करता। ये बताइए, ये एक चीज़ सवाल पूछना था, अयोध्या का जो मंदिर बना है तो वो सरकार ने अपने वादे करने के बाद बनवाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से बना? देखिए इस पर मुझे थोड़ा क्लियर करिए। देखिए 2 चीज़ें, देखिए सरकार कहीं ना कहीं आपको पता है जिसकी सरकार रहती है उसकी चलती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगी? इस बात को आप कंफर्म करते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं इसके कार्यकर्ता लोग बढ़ चढ़ के सुप्रीम कोर्ट में अपना हिस्सा कहे कि हमारा अधिकार होता है, उसमें से सुचारू रूप से काम किया जाए। नहीं, मैं ये बस पूछना चाहता हूँ, कार्यकर्ता का देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोई वश नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट सारे काम फैक्ट के आधार पे करती है, ठीक है, और सबूतों के आधार पे करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया मंदिर बनाने का, वो साक्ष्यों के आधार पे दिया, ठीक है। बस मुझे ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे अयोध्या में मंदिर बना कि सरकार के आदेश पे मंदिर बना? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। सरकार ने एक तरह से मंदिर बनाने में मदद किया होगा। देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निष्पक्ष रूप से उसका जांच किया जाए कि वहाँ पर क्या होगा, तो सबसे बड़ी होती है निष्पक्षता जांच, जिसमें सरकार ने अपना योगदान दिया। सरकार ने अपना पूरी इकोनॉमिक झोंकी लोगों के लिए वहाँ की फोर्स लगाई, वहाँ अच्छे व्यवस्था कराए, अच्छे एनालिसिस आए थे वहाँ पे जानकारी लेने के लिए, वहाँ पे जांच करने के लिए। एक तरह से अगर हम एक क्लियर बात कहें तो पुरातत्व विभाग ने सारे साक्ष्यों को सही से रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि नहीं यहाँ पे मंदिर होना चाहिए, तो उसने आदेश दिया हम मंदिर बनाने का। मस्जिद के लिए दूसरी ज़मीन दी गई। तो सरकार, अगर आप करें, सरकार ने वादा किया था मंदिर बनाने का, सरकार ने वादा पूरा कर दिया। ये बात थोड़ा सा अटपटा क्यों नहीं लगता? 2 चीज़ होता है, सरकार ने जो कुछ भी किया ना, इसके पहले सरकार थी, मैं एक बात बता रहा हूँ, इसके पहले की जो सरकार थी, क्या जरूरी था कि उसका एक गुंडागर्दी नहीं थी, राम भक्तों पर गोली चलवाया? आप बताइए, अगर आप ऐसा नहीं मानते तो क्या गुंडागर्दी नहीं था? सरकार ने यहाँ तक वहाँ पे दंगा नहीं हुआ, इतना बड़ा फैसला लिया गया, दंगा नहीं, कोई मरा नहीं ना, दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर जो सत्य है, सत्य को, आज के ज़माने में सत्य को सत्य कहने से लोग डर रहे हैं। वहाँ पे सत्य को सत्य करने के लिए ताकत लगाना पड़ रहा है। आज के ज़माने में सेफ्टी देना पड़ेगा। आप किसी के प्रति अगर कोई गलत है, गुनाहगार है, उसके खिलाफ अगर आप गवाह दे दिए तो कहीं ना कहीं सरकार से आपको मदद लेना पड़ रहा है, ये हमारा सेफ्टी दीजिए, नहीं तो हमारी जान को खतरा है। सेम ऐसा, ये बहुत छोटा मोटा नहीं है, इसमें विदेशी कुछ ताकतें भी, जो मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ इस पर आप गवाह दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, उस मुद्दे में ये विदेशी लोग भी, विदेशी ताकत भी था। जो छोटा मोटा अगर रहता तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे विदेशी ताकत भी था, और वहाँ पर कहीं ना कहीं दंगा कराने जाने का पूरा था, लेकिन सरकार ने उसको सफल कर दिया। लोगों के अंदर ये बात तो हमारी, ये तो मैं मानता हूँ कि जहाँ भी इस तरह के हाई वोल्टेज मामले होते हैं तो उस तरह के मामले बढ़ते हैं, गर्मी बढ़ती है, तो हमारी और जांच एजेंसी जो होती है, अभी सरकार होती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ को रोकने का। तो सरकार ने उस चीज़ को रोका। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो भी व्यवस्थाएं कराई राम मंदिर के लिए, वो बहुत ही सराहनीय था। इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन आप कह दें कि सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने कहा कि हम राम मंदिर बनवाएंगे और हमने बनवा दिया। वादा था। देखिए मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि जो चीज़ें सही ढंग से नहीं हो रही है, मेरे
मेरे होने पर वो सही ढंग से चलेगी। तो क्या इसके पीछे आपने सरकार और कानून खरीद लिया? नहीं खरीद लिया। आपका कहने का मतलब ये था कि कुछ गलत लोग जो इसको होने नहीं दे रहे हैं, मैं उनको रोकूंगा। जो बाहरी ताकतें हैं सरकार ने उसको रोका। सुप्रीम कोर्ट को सरकार नहीं रोक सकती। सुप्रीम कोर्ट सरकार को चलाती है, सरकार नहीं सुप्रीम कोर्ट को चलाती है। अगर एक कोई कह रहा है भैया आज तक तो ईवीएम पर लोग धमकी दे रहे थे, आज के बाद से ईवीएम सत्य साबित्री हो गया। ईवीएम हम आएंगे, ईवीएम पे आएंगे। मैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इसलिए बात कर रहा हूँ, जहाँ अगर सही से सरकार काम कर दे रही है वहाँ सरकार ने इसको खरीद लिया, उसको ये कर लिया। ये कौन सा बात हुआ? सरकार ने उसको ये करना चाहिए, अच्छे तरीके से काम किया। जहाँ पे दंगा होना चाहिए था, जहाँ कत्लेआम होना चाहिए था, वहाँ सरकार ने रोक दिया, उस सारी गलत गतिविधियों को वहीं पर रोक दिया। तो मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ सरकार अच्छी तरीके से काम की है और सरकार का बहुत बड़ा योगदान भी रहा है कि अपना सहयोग दी और इसीलिए हमारा मंदिर भी बना। सरकार फिर से बन चुकी है भाजपा की जी। विकास को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए विकास तभी होगा जब पहले हम जागरूक होंगे, चाहे विकास कोई भी हो। हमारे गांव के पगडंडियों से चल के शहर के गलियारों तक पहुंचती है, वही एक विकास का सबसे बड़ा रास्ता होता है। और वही सफ़र तय करके वही गांव की पगडंडी जो होती है वहां से राजनीतिक सफ़र करके लोग सदन में पहुंचते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सही में ऐसा कोई गाँव का एक यूथ है जो अपने प्रधान से अपनी हक की बात कर सकता है, अपने गाँव के विकास की बात कर सकता है? नहीं कहता है। लोग प्रधानमंत्री को गरिया देंगे, लेकिन आपके अपने विधायक को, अपने नेता को, आसपास के हिम्मत नहीं होती कालर पकड़ के आपसे भी उसी विकास में मैं बात कर, मैं सोच रहा था ऐसा कोई सवाल। अच्छा एक बात बताइए, कहीं ना बातें नरेंद्र मोदी को आज जो भी कुछ कहें, विपक्ष के लोग कहें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ा काम किया है, स्वच्छ भारत के तहत हर घर में एक शौचालय दिया है। और उसके बाद उपरांत ने सार्वजनिक शौचालय ऊपर से मिला है। सार्वजनिक शौचालय हर गांव के बाहर बना है सार्वजनिक शौचालय। हमें लग रहा है कि 10 से 15%, 20%, 30% लोग ही ऐसे होंगे जो उस शौचालय का यूज करते हैं। ये रोड पे गंदगी करने वाले फिर कौन है? लोग हैं। तो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, लोग कब सुधरेंगे? वही मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं गलती हम खुद कर रहे हैं, तो सरकार पे अपनी गलतियां क्यों थोप रहे हैं? कहीं सबसे पहले मुझे जागरूक होना चाहिए ना, मेरा अधिकार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, विकास में कितना योगदान होना चाहिए मेरा। अगर कहीं ना कहीं अगर देश में विकास की कहीं बात चल रही है, एक दीप भी चला, तो उससे जलाने में मेरा योगदान होना चाहिए, उसको बुझाने में नहीं। यहाँ के लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उपयोग नहीं। मैंने कई जगह देखा जो पैखाना में लोग दुकान खुल के बैठे हैं, पैखाना में लोग लकड़ी गाज रहे हैं। क्या मतलब भैया, 12,000 13,000 रुपया पैखाना लगाने बनवाने में लग रहा है सरकार का। एक व्यक्ति पर जोड़ लीजिए कितना पैसा सरकार का बैठ रहा है। आप उसके पैसे का दुरुपयोग। आपको क्या लगता है देश के लोग कब सुधरेंगे? देखिए पहली बात कि आप जब किसी पर उंगली उठा रहे हैं तो पहले अपने अंदर देख लीजिए कि आप स्वयं कैसे हैं। ठीक है, गांधी जी ने कहा। हाँ, सिंपल बात है भैया कि आप गांधीवादी भी हैं। देखिए सिंपल बात है, देश गांधी नीति से भी चलता है, अंबेडकर नीति से भी चलता है, संविधान से भी चलता है। तो मैं साफ कर रहा हूँ गांधी, और कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति और संस्कारों से भी चलता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपने देश को स्वच्छ बनाने में, अपने देश को उन्नत बनाने में हमारा योगदान तो कुछ होना चाहिए। आज के ज़माने में नेता पैदा हो रहे हैं, पत्रकार साहब आप बुरा मत मानिएगा, आज के ज़माने में नेता तैयार हो रहे हैं, यूथ तैयार हो रहा है, तो यूथ को गुंडागर्दी सिखा रहा है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अपने हाटा की? नहीं, मैं हाटा की बात नहीं कर रहा। आप देख हाटा की बात करिए ना। अब मैं हाटा की बात कर रहा हूँ। कुछ तो नेता ऐसे हैं कि जहाँ यूथ का भविष्य ही खराब कर दिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये सार्वजनिक बातें हैं, आप देख लीजिए। आप आखिर यूथ के लिए आप पढ़ाने के लिए उसको पैसा नहीं देते हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं लड़के। अच्छा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूँ। जिस तरह से हाटा में धड़ल्ले से शराब बिक रहा है, ठीक है, हर आप देखेंगे हर 5 किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे शराब की दुकानें खुल गई हैं, ठीक है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा तो नहीं हमारे नज़र में अभी है। हमारे बता रहा हूँ, अभी आप ये जो फाटक वाला जो है ना, यहाँ पे शराब की दुकान खुली है, इसके पहले जेके माल के जस्ट बगल में देसी शराब का दुकान खुला हुआ है। देखिए 1 ही किलोमीटर के अंदर में 2-2 शराब की दुकानें खुली हुई हैं। देखिए ये तो गवर्नमेंट का काम है, केंद्र का काम है। और कितना घातक है हमारे हाटा के लिए ये देखिए, कहीं ना कहीं इस पे तो मान लीजिए अंकुश लगाना, ये देखिए ये बड़ी लेवल ऊपर की बात होगी, ये बहुत ऊपर की बात है। और इस मुद्दे पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। शराब का दुकान खोलना बहुत बड़ी बात नहीं है। शराब खरीदने वाले क्यों जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ। ये बताइए, कोई दुकान पर जहर भी मिलता है, एक दुकान पर जहर मिलता है, एक दुकान पर दूध मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम कहाँ जा रहे हैं हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी क्या बनती है, सरकारी क्या बनती है? मैं कह रहा हूँ पहले आप एक गाँव से निकलें, आप गाँव को जागरूक करिए, शहर अपने आप सुधर जाएगा। गांव को जो रोजगार करिए, जागरूक करिए ना। आपके यहाँ का यूथ गांजा पी रहा है, जो जिसके पेरेंट्स शायद बोल सकते हैं, जिसके गांव वाले केयर कर सकते हैं। नहीं, हमारा यूथ अगर गांजा पी रहा है तो हम गांजे की दुकान तो नहीं खोल सकते ना। नहीं, खोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो यूथ अपने गांव का जो नहीं देखेगा, जो अपना भविष्य नहीं देखता है, जो अपने गांव के बारे में नहीं सोचता है, वो यूथ क्या देखेगा हाटा में हमारे क्या हो रहा है। आप बताइए, पहले अपने घर का दिया बार लीजिए, फिर मस्जिद का दिया बारिए। आप घर का ही नहीं बार पा रहे हैं साहब। ये बताइए, कहीं ना कहीं वो जो खरीदने वाले लोग हैं कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ।
आप ये बताइए कौन का, एक दो दुकान होती है साहब, एक दुकान पे कारतूस मिलता है और एक दुकान पे किताब मिलता है। आप बताइए, अब ये कारतूस खरीदने वाले को सोचना चाहिए ना कि कारतूस मैं खरीद के क्या करूंगा। मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हाटा में जिस तरह से दुकानें शराब की खुली हैं जी, वो कितनी सही है या गलत है, इस पे मुझे आप स्पष्ट क्लियर करिए। इस पे सरकार को लोगों को ब्लेम ना करते हुए जिसने दुकान खुलवाया है, जो खोला, उस पे बात करिए। बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे नियंत्रण का काम करना चाहिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा कम किया जाए बेहतर है। क्योंकि ये भी ना रहे कि सरकार अगर इससे ज़्यादा नज़दीक होता है तो इससे ज़्यादा इफेक्टेड होता है, क्योंकि समाज का माहौल क्रिएट होता है। 1 किलोमीटर पर शराब की दुकानें खुलने लगे, समाज में माहौल गंदा क्रिएट होता है, क्योंकि लड़का आ रहा रोज़ देख रहा है हमारे पिताजी पी के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं समाज में अच्छे पे प्रभाव पड़ेगा। तो सरकार को थोड़ा सा मैं आग्रह करूंगा कि इस पे कुछ काम करे, इस पे कुछ नियंत्रण करे, और जिससे कि हमारा व्यवस्था और सुदृढ़ हो। मेरे अगल बगल के जितने मेरे युवा साथी हैं, मेरे क्षेत्र के जो भी युवा साथी हैं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जब आप अपना मतदान करिए तो पहली बात जात पात से आप दूर होकर मतदान करिए। एकदम जात पात को जगह मत दीजिए, क्योंकि जात पात एक ऐसी गंदी मछली है, खाने के बाद से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, और रहा सवाल कि आपके स्वास्थ्य के साथ ऐसा ये नुकसानदायक काम करेगा कि आप कई सालों तक पीड़ित रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जात पात से दूर रहिए। और दूसरी बात, जब आप मतदान करिए तो विकास के नाम पर ही एक सवाल करिए मतदान करने के समय पर, आखिर आप वोट क्यों। बिल्कुल। और रहा सवाल, यूथ जनरेशन को अब आगे आना होगा, अब आगे आना और सही तरीके से आना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि यूथ एक सोता हुआ शेर है, सिंह का बच्चा है। अगर यूथ सोया रहा तो देश चंद लोग बेच के निकल जाएंगे और हम बस देखते रह जाएंगे। तो यूथ को जागरूक होना ज़रूरी है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ यूथ को जागरूक होना ज़रूरी है। कभी अपने गांव में बुराइयां हो रही है तो उस पर आवाज़ उठाए। अपने अगल बगल के यूथ जो मजबूती रूप से खड़े हो रहे हैं, उनका कदम से कदम मिलाए। ये ना कहे कि इस बिरादरी का है, अगर आप उसे बिरादरी का जड़ी बूटी कराएंगे पिलाएंगे तो ये फैक्ट है कि गिरी युद्ध होना नज़दीक है। क्योंकि समाज में जो हम पेड़ लगा रहे हैं जात पात का, वो कहीं फल नहीं देने वाला है, वो सिर्फ आपकी अर्थियों को घाट तक पहुंचाने के लिए लगाया जा रहा है कि आपको बस अर्थियों को घाट तक पहुंचाएगी। इस तरह से हम बातचीत करते रहेंगे देश के नए नए लोगों से, युवाओं से, उनके विचारधारा को जानते रहेंगे। देश के अलग अलग मुद्दे पे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सौहार्द की बातें हों, या कोई भी मुद्दा हो, एजुकेशन हो, डेवलपमेंट की बातें हों, सारे मुद्दों पे हम लोगों से बातचीत करेंगे और आपके सामने सारी कहानियाँ लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको द स्टोरी वाला पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, हमारे कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।